मैं रघुराज परिहार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है डाइहाइड्रिक एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसकी जो चौथे नंबर की जो रिएक्शन हमें पढ़नी है उसका नाम है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन में अम्लों के साथ अभिक्रिया की जाती है। रिएक्शन विद एसिड, मोस्टली एसिटिक एसिड्स हैं। तो पहले यदि 1 मोल एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो ग्लाइकाल मोनोएसीटेट बनता है। फिर 2 मोल एसिटिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो डाइएसीटेट बनता है। जैसे इस रिएक्शन में दिया गया है ग्लाइकोल का जो सूत्र है, इसमें 1 मोल से किया तो ग्लाई मोनोएसीटेट बना है। इसके बाद में इसमें 1 मोलिक्यूल जल का बाहर निकल जाएगा और 2 मोल एसिटिक एसिड लेते हैं तो 2 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे और ग्लाइकाल डाइएस्टेट बन जाएगा। इसी तरह से अम्लों के व्युत्पन्न से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया की जाएगी। पहले दोनों के साथ प्रोडक्ट सेम बनेगा। पहले हम जैसे एसिटिल क्लोराइड से करते हैं तो HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इस तरह से मोनोएस्टर बनेगा। फिर HCl का मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएगा तो डाइएस्टर बनता है। इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड दोनों से इस तरह से एस्टर बनता है। और अगली रिएक्शन है अकार्बनिक अम्लों से। अकार्बनिक अम्लों से रिएक्शन, इसमें हम सांद्र H2O3 और सांद्र H2SO4, अकार्बनिक अम्लों से सांद्र H2O3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ की जाती है, जिसमें जो रिएक्शन की जाती है और साथ में अकार्बनिक एस्टर बनते हैं। अकार्बनिक एस्टर बनते हैं जैसे इस अभिक्रिया में पहले ग्लाइकाल डाइनाइट्रेट बनता है, ग्लाइकाल डाइनाइट्रेट, और जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। जैसे ये रिएक्शन दी गई है आपके सामने, ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल से नाइट्रिक एसिड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो ये जो ग्लाइकाल डाइनाइट्रेट बनता है और ये विस्फोटक पदार्थ है। अगली रिएक्शन है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। ये एक प्रकार की बहुलीकरण अभिक्रिया है जिसमें टेरिलीन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया टेरिथेलिक अम्ल के साथ की जाती है जिसमें कि 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है और ग्लाइकोल के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो टेरिलीन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इस तरह से इसकी जो अगली रिएक्शन होगी वह है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ग्लाइकाल के ऑक्सीकरण में भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कि ऑक्सीकरण पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात 1,2 ग्लाइकाल में कार्बन कार्बन बंध के विदलन या क्लीवेज द्वारा विभिन्न उत्पाद का निर्माण होता है। पहला जैसे ऑक्सीडेशन इन विच द कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट क्लीवेज, वो ऑक्सीकरण जिसमें अभिक्रिया कार्बन कार्बन बंध का विदलन नहीं होता है। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीकारक पदार्थ है जैसे डाइल्यूट HNO3, क्षारीय KMnO4। अब ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम। ग्लाइकोल का जब पहला आपने ऑक्सीडेशन किया इनकी उपस्थिति में तो ग्लाइकालिक एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर इसका आगे ऑक्सीकरण किया, ग्लाइकालिक अम्ल बनता है। फिर इसका आगे ऑक्सीडेशन किया तो ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल बनता है और फिर इसका आगे ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्जेलिक
अम्ल बन जाता है। ठीक इसी तरह से इस रिएक्शन में ग्लाइकालिक एल्डिहाइड से भी अगर अपन रिएक्शन करते हैं तो ये दूसरी श्रृंखला के रूप में ग्लाइकालिक अम्ल बनाते हुए ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसकी ये तो था जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट क्लीवेज, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का विदलन नहीं होता है। लेकिन दूसरा प्रकार का ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन इन विच द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का विदलन होता है। और इसमें जो ऑक्सीकार पदार्थ काम में लेते हैं वह है लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा ऑक्सीकरण, लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के निकल जाते हैं और लेड एसीटेट बाहर निकल जाता है और इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन की क्रियाविधि देखनी है आपको। क्रियाविधि में ये जो मैंने रिएक्शन लिखी गई है, लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल निकलने के बाद एक 5 सदस्यीय एस्टर का निर्माण होता है, जिसमें कि बाद में लास्ट जो प्रोडक्ट है वह फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह से अगली जो ऑक्सीडेशन, ठीक ये रिएक्शन अगर अपन परआयोडिक अम्ल द्वारा करते हैं, यानी कि जलीय HiO4 का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी वही पंचचक्रीय एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें HiO3 का मॉलिक्यूल बाहर निकलने पर फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। और नेक्स्ट जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वह अम्लीय या क्षारीय, या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, या फिर उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्रोमिक अम्ल लेते हैं। तो इसमें भी CC बंध का विदलन हो जाता है और साथ में फार्मिक अम्ल बन जाता है, जैसा कि इस रिएक्शन में दिखाया जा रहा है मतलब। और इस तरह से ये इनकी उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण संपन्न होता है। दूसरी रिएक्शन है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन विभिन्न निर्जलीकारकों की उपस्थिति में ग्लाइकॉल का निर्जलीकरण करने पर विभिन्न उत्पाद बनते हैं। जैसे निर्जलीकारक पदार्थ जो है उनमें है P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, निर्जल ZnCl2 अथवा सांद्र एस्टोसोफोर के साथ गर्म करने पर एसिड एल्डिहाइड बनता है। जैसा कि यहाँ पर हमने ये ग्लाइकॉल लिया और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये एक मध्यवर्ती प्रोडक्ट बनेगा, जिसका रीअरेंजमेंट होने पर एसिड एल्डिहाइड बन जाता है और इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होता है। इसी निर्जलीकरण अभिक्रिया को यदि 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर किया जाए तो एथिलीन ग्लाइकॉल का निर्जलीकरण होकर के एथिलीन ऑक्साइड बनता है। जैसा इस रिएक्शन में दे रखा है, इसमें जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एथिलीन ऑक्साइड बन जाता है। अगर दूसरा निर्जलीकारक पदार्थ जैसे तनु एस्टोसफोर के साथ गर्म करने पर, यदि हम तनु एस्टोसफोर के 2 अणु लेते हैं और इनको अगर ग्लाइकॉल के साथ गर्म करते हैं तो रिएक्शन में नीचे लिखा हुआ है 1,4-डाइऑक्सेन बनता है, जो कि दोनों मॉलिक्यूल्स में से गर्म करने पर 2 जल के मॉलिक्यूल निकलने पर 1,4-डाइऑक्सेन बन जाता है। और अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट जो निर्जलीकरण की प्रक्रिया है वह है सांद्र फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के साथ अभिक्रिया। तो जब इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए और H3PO4 की उपस्थिति ली तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल करके डाई एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है। इस अभिक्रिया के लिए कुछ नोट है
यदि अभिक्रिया को लंबे समय तक जारी रखा जाए, यदि इसी अभिक्रिया को अगर हम लंबे समय तक जारी रखे जाए तो एक बहुलक बनता है जिसको कार्बोवैक्स कहते हैं। ये रिएक्शन है जिसके द्वारा दिखाई गई है, ये रिएक्शन जिसमें कि H3PO4 और ये कार्बोवैक्स नामक पदार्थ बन जाता है। इसी तरह से एथिलीन ऑक्साइड प्लस एल्कोहल की अभिक्रिया, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल के से ईथर बनेंगे जिनका औद्योगिक नाम सेलोसाल्व है, व्यापारिक नाम सॉरी। और इसकी जो रिएक्शन है इस तरह से है, एथिलीन ऑक्साइड लिया और इसकी मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन की तो मेथिल सेलोसाल्व बन जाता है। और इसी तरह से अगर इसको एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें एथिल सेलोसाल्व नामक कंपाउंड बन जाता है जिसका व्यापारिक नाम है। इसी तरह से नेक्स्ट, अगर एथिलीन ऑक्साइड की सेलोसाल्व से अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल की उपस्थिति में ये संघनित होकर के, अम्ल की उपस्थिति में संघनित होकर के और कार्बिटॉल उत्पन्न बनाती है, कार्बिटॉल। जैसे ये हमने लिया सेलोसाल्व मेथिल वाला और एथिलीन से रिएक्शन की अम्ल की उपस्थिति में तो मेथिल कार्बिटॉल बन जाता है। ठीक इसी तरह से डाईएथिलीन ग्लाइकोल प्लस मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो डाइग्लाम बनता है, डाइग्लाम। ये रिएक्शन दे रखी है, ये डाईएथिलीन ग्लाइकॉल है और मेथिल एल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल है तो डाइग्लाम बन जाता है। और इस तरह का ये सारी रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट जो 7वें नंबर की रिएक्शन है वह है चक्रीय एसीटेल तथा कीटेल का बनना। चक्रीय एसीटेल या कीटेल कैसे बनते हैं? यदि किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये चक्रीय एसीटेल या कीटेन बनते हैं, जिसको हम इस अभिक्रिया का द्वारा देखेंगे। सपोज हमने एल्डिहाइड लिया, सपोज जैसे एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड की रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल से कराया तो इसमें से एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और इस तरह से ये रिएक्शन के रूप में हमारे पास एक चक्रीय एसीटेल यानी कि एल्डिहाइड के साथ चक्रीय एसीटेल बन जाएगा। और यही रिएक्शन अगर कीटोन के साथ करते हैं तो जल का मॉलिक्यूल निकलने पर ये रिएक्शन चक्रीय कीटेल में बदल जाती है। और इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वह है पिनेकाल पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पिनाकाल रीअरेंजमेंट नाम से जानी जाती है। पिनेकाल जिसे कि हम 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइआल या टेट्रामेथिल ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है। निकटवर्ती या विसिनल डाइआल यानी जो 1,2 ग्लाइकॉल है जिनमें 2 OH समूह पास होते हैं उन्हें निकटवर्ती या विसिनल ग्लाइकॉल कहते हैं। तो इनका एल्डिहाइड तथा कीटोन में अम्ल की उपस्थिति में पुनर्विन्यास होकर के पहले पिनेकाल से पिनोकोलन नामक पदार्थ बन जाता है। इसी कारण से ये पिनेकोलन पुनर्विन्यास कहलाता है। जैसे साथ में इसको 1,2 विस्थापन द्वारा पुनर्विन्यास के साथ ऑक्सीकरण भी होता है। इस रिएक्शन की क्रियाविधि में आपको पहले हमने पिनेकाल लिया जिसे कि हम 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइआल कहते हैं। इसका प्रोटोनीकरण हुआ अम्ल की उपस्थिति में तो 3,3-डाइमेथिल 2-ब्यूटेनॉल बन गया और इस तरह से ये पिनेकोलन नामक है। इस रिएक्शन की क्रियाविधि को भी आप देख सकते हो। सबसे पहले ये पिनेकोल है, इसका प्रोटोनीकरण हुआ। प्रोटोनीकरण होने के बाद में
ये जो पदार्थ यहाँ पर ऑक्सीजन OH2 प्लस बन गया है, इस जगह पर इससे मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये एक कार्बोकेटाइन फर्स्ट बनेगा। कार्बोकेटाइन फर्स्ट बन गया। कार्बोकेटाइन फर्स्ट का रीअरेंजमेंट होकर के कार्बोकेटाइन सेकंड बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन सेकंड ज़्यादा स्टेबल है। और फिर इसमें से -H+ बाहर निकल जाएगा तो ये पिनेकॉल में चेंज हो जाएगा। अतः ये एक अंतर अणुक पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। और इसके लिए कुछ नोट है जो याद रखने की बात है, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। जो पिनेकॉल रीअरेंजमेंट है, उसके लिए इसके जो क्रियाविधि में 2 प्रोडक्ट बने थे, कार्बोकेटाइन फर्स्ट और कार्बोकेटाइन सेकंड। तो यहाँ क्वेश्चन के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि कार्बोकेटाइन फर्स्ट की अपेक्षा कार्बोकेटाइन सेकंड अधिक स्थायी है, क्यों? आंसर के रूप में मैं लिखना चाहूँगा कि मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन फर्स्ट एक स्थायी तृतीयक कार्बोकेटाइन है तथा कार्बोकेटाइन सेकंड भी तृतीयक कार्बन है जिस पर जुड़े हुए एक समूह OH पर अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कार्बोकेटाइन के धनावेश के साथ संयुग्म में है। अतः अनुनाद द्वारा इसका स्थायीकरण हो जाता है, अतः यह कार्बोकेटाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाता है। जैसे ये रिएक्शन में दिया गया है, ये रिएक्शन जो है इसमें लिखा गया है कार्बोकेटाइन फर्स्ट सेकंड जो है वो ज़्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। ठीक इसी तरह से विभिन्न प्रकार के जो पिनेकॉल में अभिगामी समूह के विस्थापन का क्रम निम्न प्रकार है। किस तरह से हैं? सबसे ज़्यादा जो है वह C6H5 समूह PH कहते हैं उसको, फिर CH3 फिर CH3CH2 और फिर CH3। उदाहरण ये हमने लिया, ये जिस पर एक ग्रुप पर अगर PH2 है, दूसरे ग्रुप पर मेथिल समूह है Me2, इन दोनों को इनका अगर अपन क्रियाविधि करते हैं तो प्रोटोनीकरण हुआ। प्रोटोनीकरण उस जगह पर होगा जहाँ पर PH2 समूह है और इसका फिर इसके जल का मॉलिक्यूल निष्कासन होगा और एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो कि एक मध्यवर्ती सेतु कार्बनिक आयन बनता है। फिर इस मध्यवर्ती सेतु कार्बन आयन से इस तरह से आपस में दोनों Me ग्रुप को इस तरह से जुड़ जाएंगे और थर्ड स्टेप में पूर्ण अभिगमन के पश्चात कार्बोधनाइन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, जो कि इस रिएक्शन में दिखाया जा रहा है। और लास्ट में जो चौथे नंबर का स्टेप है कार्बोधनाइन से प्रोटॉन का निष्कासन, और प्रोटॉन का जब निष्कासन हो जाता है तो ये लास्ट में पिनेकॉल बन जाता है। और ये पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी। इसी तरह से कुछ अभिक्रियाएं हैं। अर्ध पिनोकॉल पुनर्विन्यास, सेमी पिनोकॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें कौन कौन से कंपाउंड इस तरह की रिएक्शन देते हैं? इनमें पहला है बीटा एमिनो एल्कोहलों का नाइट्रस अम्ल द्वारा, पहला। दूसरा है बीटा हाइड्रो एल्कोहलों का मर्क्यूरियस ऑक्साइड द्वारा। तीसरा है बीटा ब्रोमो एल्कोहलों का सिल्वर ऑक्साइड द्वारा। ये सारी कंपाउंडों की रिएक्शन है वह अर्ध पिनोकॉल पुनर्विन्यास रिएक्शन कहलाती है। इसको कि हम ये एग्जाम्पल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने बीटा एमिनो एल्कोहल लिया और नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति की और नाइट्रस अम्ल, ठीक इसी तरह से ये 1,2 ब्रोमोहाइड्रिन लिया और फिर बीटा हाइड्रो एल्कोहल लिया और तीनों की अलग अलग पदार्थों की उपस्थिति में किया। जैसे पहले नाइट्रस की, फिर H2O की, फिर HGO की। तो इनसे बनने वाला 1,2 मेथिल शिफ्ट होगा और 1,2 मेथिल शिफ्ट का में से एक कार्बोकेटाइन बनेगा और प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और पिनोकॉल
नामक एटम लास्ट में फिनोल बन जाएगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये सारी जो रासायनिक अभिक्रिया ख़त्म हुई है। अब एथिल ग्लाइकोल के उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग है। पहला उपयोग है एथिल ग्लाइकोल का एज ए सॉल्वेंट विलाय के रूप में और परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, वायुयान के पंखों पर बर्फ के बनने या जमने के से रोकने के लिए हिम विरोधी के रूप में, यानी कि कभी कभी हवाई जहाज़ के पंखों पर बर्फ़ जम जाती है, उस बर्फ़ जमने को रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ताकि बर्फ़ नहीं जम सके। थर्ड, टेरिलीन, विस्कास रियान, पॉलीयूरेथन, बहुलक, डाइऑक्सेन, डाइएथिलीन ग्लाइकोल आदि के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। चौथा, एथिलीन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट के उत्पादन में, जो कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के साथ विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होता है। और पांचवा और अंतिम, विद्युत संघनित्रों में डाई इलेक्ट्रिक के रूप में 1,2 ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।